वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। आज मैं अपना पहला यहाँ पे एनएलसीसी क्लासेस का लाइव लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बताते चलूँ, हम सभी क्लासेस की यहाँ पे लाइव क्लासेस रन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जगह का बच्चा स्टूडेंट हो, तो हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जो ये मेरा लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल है इन एग्ज़ाम्स ऑफ पॉलिटी, इन एग्ज़ाम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी लेवल। जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के, वहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम आप जैसे कि देख सकते हैं एडवोकेट मोहम्मद नसर है। एडवोकेट नसर सर मुझे प्यार से बच्चे बुलाते हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो जो भी लोग ये मेरी लाइव देख रहे हैं या इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं मेरी, जो भी मेरे बच्चे यहाँ ऑफलाइन बैठे हुए हैं और ऑनलाइन जो भी मौजूद हैं, उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग क्या करिए कि नोट्स बनाइए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना पीपीटी फॉर्मेट है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता रखी हैं। मैं आपको समझाऊंगा और आपसे चाहता हूँ कि आप लोग जो भी टीचर पढ़ाए, जहाँ से भी आप पढ़ें, फिजिक्स वाला पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, तो एक हैबिट बनाइए कि आप नोट्स ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आप नोट्स नोट डाउन करने की हैबिट रखेंगे तभी आपको क्या होगा कि अपनी नॉलेज में कोई चीज़ लिखेंगे तो अपनी नॉलेज में वो चीज़ आपको अटेगी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी क्लास ज्वाइन करिए, आपको जहाँ से फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं आप वहाँ से पढ़ाई करिए, ठीक है। कामयाब होइए। कोई भी टीचर या मैं, दुनिया का कोई भी टीचर जो अच्छा टीचर है वो यही चाहेगा कि आप बस कामयाब हो और पढ़ाई करें, ठीक है। अब बहुत हो गया इधर उधर की बातें, आइए अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली लॉ वाले बच्चे ध्यान दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसी थी। मैं चाहता हूँ जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी करें, अगर आपको कुछ भी कमी लगती है वीडियो में, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता, तो बाद में चैट्स ओपन होंगी, अभी लाइव चैट्स चल रही हैं, तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग की चैटिंग में आप क्या करें, हमें बता सकते हैं कि सर इन विच फील्ड और इन विच सब्जेक्ट और इन वॉट एवर टॉपिक और समथिंग, ठीक है, यू नीड नोट्स फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे यहाँ मिलेगा, आप हमसे बस आस्क करिए, हम आपके लिए वो कोशिश करेंगे फ्री में लाने के लिए, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप हमारी कोचिंग एनएलसीसी क्लासेस को ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग अलीगढ़ में हैं, ठीक है, और ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स आपको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हमारे पेड कोर्सेज हैं, उसके लिए आपको हमारा सीरीज़ हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। तो जो भी बच्चे BLLB BA B.Ed AMU की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से उनके लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपका एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से चीज़ें सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो भी लोग आगे भी फर्दर लाइफ में किसी भी कोर्स में हो, ठीक है, UPSC PCS सबके लिए, ठीक है, इवन 9th का बच्चा या उससे छोटा बच्चा जो भी हो उन सबके लिए, या फिर इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं हो, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बात कि इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं हो, कोई भी फील्ड का क्यों नहीं हो, ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, और पॉलिटिक्स में भी स्पेशली लॉ वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये दुनिया के हर कोने में आपको, सॉरी दुनिया के हर कोने में नहीं, इंडिया के हर एक आदमी को पता होना चाहिए, हर एक लेडी को, हर एक बच्ची को, हर एक बूढ़े को, जवान को, अनपढ़ को, पढ़े लिखे को, सबको कॉन्स्टिट्यूशन तो कम से कम पता होना चाहिए। उसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक किताब है, ठीक है, जिसमें इंडिया के कानून, इंडिया की जो भी व्यवस्थाएं हैं, इंडिया में कौन कानून चलाएगा, कौन कानून बनाएगा, कौन कानून का पालन करेगा, ठीक है, किसी की राइट्स अगर वायलेट हो रही हो, किसी के अधिकार अगर वायलेट हो रहे हो, ठीक है, तो उन अधिकारों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, या उन अधिकारों को आप कैसे बचाएंगे, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ इसमें दे रखा है। इंडिया में इमरजेंसी लग गई, ठीक है, इंडिया में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया, हमारे अपने दूसरे रीजन के लोगों ने आपस में हमला कर दिया, ठीक है, किसी भी बात को लेके नाराजगी हो जाती है आपस में, तो अगर उसके चलते दंगा भड़क जाता है या कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, या उसका कानून कहाँ दिया हुआ है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स कहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको बनाने वाले जो बहुत लोग थे, ठीक है, पर नाम एक का ही लिया जाता है जो कि मेम थे, ठीक है, जो लोग इसके जानकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किसी एक आदमी का हाथ नहीं रहा है, बहुत लोगों का रहा है, पर उसमें भी कुछ खास कमिटीज थी, जैसे कि मेजर एंड माइनर कमिटीज, ठीक है, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन कई बार ड्राफ्ट किया गया, ठीक है,
कई बार ड्राफ्ट किया गया, कई बार लोगों के सामने रखा गया, पब्लिक डोमेन में लाया गया और लोगों को वो चीज़ पसंद आई, नहीं आई कुछ चीज़ें। तो मेजॉरिटी से ये हुआ कि जो भी लोग वहाँ आते थे वो अपनी राय रखते थे। जब फाइनल जो ड्राफ्ट था फाइनली एक्सेप्ट हुआ और उसको हमने 1949 में एक्सेप्ट किया और 1950 में इंडिया में लागू किया। 26 तारीख थी वो नवंबर की, जब ये पब्लिक डोमेन में एक्सेप्शंस के लिए आया और फाइनली जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो 26 जनवरी की तारीख थी 1950। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी और थोड़ा सा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने सिलेबस को हम वास्ट करेंगे। तो ऐसे ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमें ज्वाइन करें। ठीक है, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो गए, हम स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% तक की स्कॉलरशिप है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या आप नोट कर सकते हैं 8218342419। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग ऑफ़र चला रहे हैं नए साल का 26 जनवरी का, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। सभी एंट्रेंस के कोर्सेज मौजूद हैं, सभी रेगुलर क्लासेस मौजूद हैं लगभग, और लॉ का तो पूरा ही हमने सब कुछ कर रखा है जुडिशरी लेवल तक। ठीक है, APO AIB सब कुछ है। तो एक बार जानकारी ज़रूर लें हमारे नंबर पर कॉल करके, जो वीडियो अभी देख रहे हैं, जो वीडियो बाद में भी देख रहे हैं, उन सब की। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे अलीगढ़ में, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ साथ में। टीचिंग इज़ माई हॉबी, और टीचिंग काफ़ी साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी बच्चे कामयाब भी हो गए हैं। तो आप लोग को भी मैं सिंपल वे में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरा मकसद है चीज़ों को कम टाइम में अच्छे से आपको समझाना। ठीक है, कम्प्लिसिटी को दूर करना आपकी। अब देखिए, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले मैंने आपसे कुछ बेसिक बातें की। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आज का जो लेक्चर है हमारा, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने नॉर्मली आपसे डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो मैं चाहूँगा जब भी कोई भी मेरी ये वीडियो देखे तो वो कमेंट जरूर करे। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही है आपको, वो तो बनता है, क्योंकि हम लोग आपके लिए वो चीज़ें ला रहे हैं जो मार्केट में आपको पेड कराई जा रही हैं। ठीक है, और पेड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कुछ नई चीज़ें हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नया आपको इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड में जाते जाते मैं आपको कुछ नए टिप्स भी दूंगा एग्जाम से रिलेटेड। इसके अलावा हम, अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो हम करंट लीगल जी के भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे एमयू केस, जैसे मस्जिद केस, जैसे नॉर्मल वर्ड्स में बोल रहा हूँ। ठीक है, केसेस के नाम तो लगे। मंदिर का केस जो हुआ है अभी, ठीक है, संबल वाला, तो उस पर क्या अभी चल रहा है सिनेरियो, लीगल टर्म्स में उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये सब भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं। वो हम आपको ऑनलाइन, अगर कमेंट ज़्यादा रही, डिमांड ज़्यादा रहा, मेरी वीडियो की रीच ज़्यादा रही, तो ज़रूर आपके लिए हम लोग ला सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ एंड लाइक्स बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए फ्री में करंट लीगल जीके का भी नोट्स, करंट लीगल जीके का भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बुक की डेफिनेशन पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स है एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये इस तरीके का रूल्स इसमें दिए हुए हैं, जिसके जरिए हम क्या जानते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, और इसको सबको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्टेड बाय ऑल का मतलब क्या हो गया, जितने भी लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया की नहीं, हम अगर बात करें सिर्फ कहाँ की, इंडिया की, तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ये बोला जाता है कि ये सारे के सारे, एक चीज़ याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा रिटन है और सबसे लेंथीएस्ट इंडिया का है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी, जो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जामों में नहीं आता, वो चीज़ें मैंने स्किप कर दी। एग्जाम परस्पेक्टिव से मैंने ये स्लाइड आपके लिए तैयार की है, और अगर आपको उसकी PPT चाहिए हो तो यू मस्ट हैव टू कॉल अस। ओके, या इसके नोट्स चाहिए हो तो जस्ट कॉल अस, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स हैं, एक प्रिंसिपल्स हैं, ये लॉज हैं, जो कि पूरे के पूरे रिटन फॉर्म में। ये तो हम समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब क्या है भाई, एक बेसिक किताब है जिसके अंदर बेसिक लॉज और बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट बाय ऑल। एक्सेप्टेड बाय ऑल का मतलब क्या हो गया, ये जो लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको इंडिया के सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बेसिक लॉ, बेसिक अधिकार तो हर आदमी की आजकल बेसिक नीड है, पता होना चाहिए। तभी आप किसी से भी, आप अधिकार नहीं पता होंगे तो आप पुलिस से कैसे बात कर पाएंगे, आपको अधिकार नहीं पता होंगे तो आप जज से कैसे बात कर पाएंगे, आपको अधिकार नहीं पता होंगे तो आप वेरियस थिंग्स नहीं कर सकते, आप वहां खामोश खड़े रहेंगे, और खामोश खड़े रहना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज सोसाइटी। यू हैव टू फाइट बैक एंड यू हैव टू रिलाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर प्रायोरिटीज एंड राइट्स। ओके,
ऑफ इंडिया, अगर हम सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सारी चीजें नहीं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल भी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर सकते हैं। इसके कई सारे सेंस निकलते हैं, ये मतलब कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सख्त है और कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी बहुत आसान है। जैसे हम लोकसभा राज्यसभा में चले जाएं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दो तरीके की बेसिक होती हैं, बाकी और भी बहुत सारी मेजोरिटी होती है। तो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि होती है कि 2/3 अगर लोग होंगे और वोट करेंगे तो ही कोई बिल पास होगा, या फिर एक क्या है कि 50% या सिंपल नॉर्मल 50% से ज़्यादा अगर लोग हों तो कोई भी आप बिल पास करा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये 2/3 वाला कॉलम लगा, जहां पे आपको ज्यादा लोग चाहिए कोई भी बिल पास कराने के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे रिजिड है। ठीक है, और जहां पे हमको जरूरत पड़ी, मैं आपको इसको डिटेल में ये बताऊंगा कि कहाँ पे पार्टली रिजिड लगता है, कहाँ पे पार्टली फ्लेक्सिबल लगता है, लोकसभा क्या राज्यसभा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल कहाँ लगता है, पार्टली फ्लेक्सिबल वहां लगता है जहां पे हम कोई भी कानून बनाने के लिए बहुत इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब, कुछ मैंने वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रास जो मेरा कहने का मतलब है तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हैं। जैसे अभी हम उसको देखिएगा, डेमोक्रेटिक ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन ओपन टू ऑल सोर्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया, सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो उसको कैसे फॉलो करती है उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोग डेमोक्रेसी रन करते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी को हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ओपन टू ऑल, सबके लिए है। ठीक है, सोर्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, प्रोडक्शन पे। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्क करती लोगों और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत करके। ठीक है, कोई भी कंट्री कैसे डेमोक्रेटिक है, ये अगर आपको समझ लिखिए, आप लोग डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और फिर हम लोग उसकी एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे, थोड़ा डेमोक्रेसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दिस टाइप ऑफ थिंग्स मे बी कम इन एमसीक्यूज, और दिस टाइप ऑफ थिंग ऐसे टाइप में भी आ सकती है अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए डेमोक्रेसी के बारे में लिखिए कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। ठीक है, जहां पे पावर लोगों के हाथ में हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग और गवर्नमेंट मिलकर डेमोक्रेसी चलाते हैं। ठीक है, तो जहां पे लोगों के हाथ में पावर, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। हु एक्सरसाइज द पावर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम इस पावर को डायरेक्टली भी इंजॉय कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी की एग्जांपल क्या है, इलेक्शन। ठीक है, 1 मिनट का हम लोग पॉज ले रहे हैं, नेटवर्क एरर है, देन वी विल कंटिन्यू। We are trying to reconnect. There is a extreme weather here in Aligarh. That's why our network are not working properly. But we are working on it. Just wait 1 or 2 seconds. We will be back. Okay. So democracy की definition I have shared with you that the power is vested with the people, and a country is knowingly or unknowingly run by the people. They elect their representatives, is known as democracy. Okay, now we will move to some extra points like what are communist, what is oligarchic, what is monarchic, what is totalitarian. ठीक है, कम्युनिस्ट सोर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कम्युनिस्ट भी देखिए, अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक के जैसे लोग हैं। तो कम्युनिस्ट, अभी मैंने डेमोक्रेसी समझाया, तो मैं गेस करता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो लोग ये बताएं कि कम्युनिस्ट कौन लोग होते हैं, वो और कम्युनिस्ट। You have 15 seconds, then I will answer. बताइए। तो लिख लीजिए इसको भी। कम्युनिस्ट इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट पीपल आर द पर्सन्स हु आर ऑफ political and economic ideology aiming for classless society in which the means of production
in which the means of production are owned communally. तो बेसिकली कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है, और साथ में क्या शेयर्ड नीड्स को करना चाहते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कैसी हों, वो शेयर्ड हों, अकॉर्डिंग टू नीड्स हों, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वर्क करते हैं ये। तो इस पर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस पर डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका और अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। तो इनका ये मकसद होता है कम्युनिस्ट लोगों का कि जो भी गुड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं वो सब में शेयर की जाए, ठीक है। अब आते हैं ओलिगार्किक की बात करते हैं। तो ओलिगार्किक के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, ओलिगार्किक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? देखिए ओलिगार्किक गवर्नमेंट बाय फ्यू, एग्जांपल चाइना, रशिया, तो बताएं। तो ओलिगार्किक वो लोग होते हैं जैसे एलाइट लोग होते हैं या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जिन मतलब पावर क्या होती है कुछ के हाथ में होते हैं और वो सबको कंट्रोल किए रहते हैं, इसीलिए हमने लिखा गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ ही लोग पूरी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं और मैं आपकी चैट्स कमेंट्स देख रहा हूं, तो अभी किसी की कमेंट आई नहीं, लेकिन जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखें तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपको कोई डाउट है इन सब चीजों पे तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो ओलिगार्किक का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग होती है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है। तो ठीक है, चैट्स में कोई ऐसे क्वेश्चन, प्राइवेट चैट्स में मेरे पास क्वेश्चंस आए कुछ, ठीक है, और मैं उनको देख रहा हूँ। जब तक आप लोग अगला वाला मोनार्किक, तो आप लोग जानते होंगे मोनार्किक कौन होते हैं? मोनार्किक किंग तो सुना होगा आपने, किंग के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। तो मोनार्किक के बारे में बताइए मुझे। मोनार्क से ये वर्ड बना है, तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे मोनार्क के बारे में। तो इसमें क्या होता है, किंग होता है मोनार्की में, जो कि क्या करता है, वही रूलर होता है और वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, वही सारी चीज़ों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। किंग रूल जैसे होता है, तो किंग रूल क्या होता है, तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया, गवर्नमेंट बाय फ्यू नहीं, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली। एग्जाम्पल कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इंग्लैंड के राजा रानी, ठीक है, तो ये सब लोग मोनार्किक होंगे जहाँ पे भी अभी किंग रूल है। टोटलिटेरियन कौन होते हैं? टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ पीपल, जो कि पूरी तरीके से लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो क्या टोटलिटेरियन की कोई एग्जांपल बता सकता है चैट में? बताइए, मैं चैट देख रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करिए। टोटलिटेरियन की कोई एग्जांपल बता सकता है? जल्दी करिए, जल्दी, आगे भी बढ़ना है, बताइए। टोटलिटेरियन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे कवर नहीं की, तो यहाँ मिस्टेक है, इस वाले में आप कर लीजिएगा। मोनार्किक जो वो लोग होते हैं जिनपे किंग रूल होता है और गवर्नमेंट रन बाई वन पर्सन ओनली, ठीक है। एंड इसमें क्या होते हैं, बेसिकली उन्हीं का किंग रूल होता है और वही लोग जो हैं बार बार चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब उन्हीं की फैमिली वाले बैक टू बैक राजा रानी ये लोग बन रहे होते हैं, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। जो भी लोग ऑनलाइन है वीडियोस में, टोटलिटोरियन से जो यहाँ मीनिंग लिखी, इसकी एग्जाम्पल मैं जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक की तो मीनिंग क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इज नाजी अ टोटलिटोरियन? चलिए इसका आंसर दीजिए, इज नाजी अ टोटलिटोरियन? तो जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल होता है सोसाइटी पे, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटलिटोरियन या टोटलिटेरियनिज्म, ओके। तो हर एक चीज़ सोसाइटी कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल, वो स्टेट कंट्रोल कर रही होती है सोसाइटी को। तो नाजी इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी टोटलिटोरियन कह रहे हैं, कोरिया वहाँ नॉर्थ कोरिया आएगा एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मॉइस्ट चाइनीज जो है वो भी क्या है, सोसाइटी स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, तो चाइना भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप समझ सकते हैं। पहला तो ये है
कि फेडरल फीचर। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उसके लॉ सबसे ऊपर माने जाएंगे, ये फेडरल फीचर है। तो दो तरीके के फीचर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, एक है फेडरल और एक है यूनिटरी। यूनिट मतलब आप जानते हैं वन, ठीक है, यानी सिंगल। तो पहले फेडरल तीन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर क्या है, जो फेडरल यानी दोनों गवर्नमेंट, बेसिकली फेडरल क्या होता है, जहाँ पे इंडिया की दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें, ठीक है, यहाँ पे दो बॉडी मिलकर काम करें, यानी कोई अकेला काम ना करे, एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तीन से ज्यादा हो तो चलेगा, उसे हम फेडरल फीचर कहते हैं। तो इंडिया में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, डिवीजन ऑफ पावर है, देखिए दो गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो पावर बटी हुई है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो आपका उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंटर डिपेंडेंसी या इंटर डिसिप्लिनरी, ठीक है, या इंटर डिपेंडेंट, तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी या को एग्जिस्टेंस। तो हमारी जुडिशरी जो क्या है वो इंडिपेंडेंट है, यानी दो और बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और आपकी लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, एक होती है तीसरी बॉडी जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, जो लॉज बने उनमें करेक्टनेस ढूंढना, उनको करेक्ट करना इफ दे आर रॉन्ग, या किसी लॉ पे कोई सवाल उठ रहा है उसको सही करना। लॉ बनाने के काम नहीं है, लॉ में करेक्टनेस ढूंढना जुडिशरी का काम है, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग बताना जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर जैसे कि नाम में हम जानते हैं, लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना लॉ को, ठीक है, और साथ में आपका है ये एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन करना लॉ का, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात। तो इंडिपेंडेंट कैसे जुडिशरी, जुडिशरी किसी और बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बाकी जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, एम आई क्लियर। और ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, ठीक है। अब यूनिटरी फीचर क्या है, तो यूनिटरी फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया की सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में हम ड्यूल सिटीजनशिप रिक्वायर नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, जो कि मैं आपको आर्टिकल 5 से 11 के बीच में पढ़ाऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाऊंगा। तो कहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बट एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। पर इंडिया में क्या है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक टाइम पे एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हैं, या तो इंडिया की ले लो या तो कहीं और की, ठीक है, ये चीज है आपका बेसिकली। सेकंड क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एक ही है, सिंगल है, और ये अकेले ही इंडिपेंडेंट है, ये सारे लॉज को, दूसरे लॉज को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी और बॉडी की जरूरत नहीं है गवर्न करने के लिए, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही दूसरे लॉज को, इंडिया के जैसे आईपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, सीआरपीसी हो गया, तो उनकी बाउंड्री सेट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अकेले सुप्रीम पावर है, ठीक है, और सिंगल ही काफी है दूसरे लॉज को बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक आइडियाज बताने के लिए। पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर्स। यूनिटरी फीचर में और क्या आएगा कि यूनियन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, और वो स्टेट मैटर्स में काफी डिसीजन में अपनी राय रख सकता है, और स्टेट मैटर्स को इंप्लीमेंट होने से रोक सकता है या तब्दील कर सकता है उसका डिसीजन को, यानी यूनियन विल ओवरराइड स्टेट मैटर्स, दिस इज द पावर ऑफ यूनियन। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकेम वर्चुअली यूनिटरी। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट यूनियन भी अपनी जगह वर्क कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, वो ओवरराइड कर देगी किसको, स्टेट को, यानी स्टेट वहां पे पावरफुल नहीं रहेगी, और स्टेट अपनी पावर किस में वेस्ट कर देगी, यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट विल बिकेम द सोल अथॉरिटी इन डिसीजंस ऑफ इमरजेंसी सिस्टम। चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट बाय द पार्लियामेंट। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है कि आप किसी भी नेम्स एंड बाउंड्री, स्टेट का नाम और बाउंड्री, जो स्टेट का जो हदें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और जैसे होता नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ की ही बात ले लें, अलीगढ़ जो है हरिगढ़ करने की बात हो रही है, तो ऑलमोस्ट फाइनल है, हरिगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाम चेंज होगा ये कहाँ से होगा, ये नाम चेंज भी होगा आपका यूनिटरी फीचर के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कानून दिया हुआ है। तो अब हम ध्यान दें अगर यहाँ पे, तो एक चीज निकल के आती है कि सिर्फ यही नहीं, बाउंड्री सेट करना, जैसे उत्तराखंड यूपी से निकला,
तो वो जो चीज़ निकली वो हमको कहाँ दी हुई, अगेन 5 to 11 सॉरी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल में बाद में जाऊंगा, इसलिए मैंने सॉरी बोला, क्योंकि आर्टिकल्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, ठीक है। और इसको करता कौन है, चेंजेस नेम्स एंड बाउंड्रीज में कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, उसके बाद क्या चीज़ है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, फेडरल फीचर में इंडिपेंडेंट है और यूनिटरी फीचर में क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी मिला जुला हुआ, यानी जुडिशरी जो है वो मिली जुली हुई है। अभी तो सर आपने बोला था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं करती है, जी हाँ उस पर डिपेंड नहीं करती है, पर क्या होता है कि अपना सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो हाई कोर्ट को मानना होगा, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो निचली कोर्ट्स को मानना होगा, सिविल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स, देयर आर मेनी कोर्ट्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, there are many courts. Again I will explain in different lecture when I will discuss the courts and hierarchy of courts. Right now I'm discussing only that integrated means a decision by a superior court is followed by a inferior or junior courts, ठीक है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, नेक्स्ट पॉइंट इज कि गवर्नर है स्टेट का बंदा है, जिसको स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, स्टेट में होना चाहिए, मतलब स्टेट में ही होता है गवर्नर, इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन स्टेट, ठीक है, अपॉइंटेड अथॉरिटी, स्टेट की सबसे ऊपर कौन है, गवर्नर है। लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट सेंटर करता है, और सेंटर में भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, और वही उससे रिमूव भी कर सकता है। तो गवर्नर हैज नो फिक्स्ड टेन्योर, ही इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, he has to report to the president, not to the chief minister of the state, he has to report to the, he has not to report to the prime minister of the country, he has to report to the president of the country, because he is directly appointed and work as an agent of the government. Dependence of as an agent of the president, sorry, dependence of a state on the center for economic assistance and grant, स्टेट को डिपेंड रहना पड़ता है सेंटर पे इकोनॉमिक असिस्टेंस, पैसे के लिए या फिर ग्रांट्स के लिए, ठीक है। अब मैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन, बट उनसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट्स, आर ग्रांट्स डिफरेंट फ्रॉम लोन और ग्रांट्स is a part of a loan or grants are similar things or same things. Similar and same are two different words in English and they mean differently in English. So please explain, please comment whenever you watch this video about this point. Grants, what are grants? Okay. The next and last slide for today is bicameralism is again a federal feature of constitution and judiciary is integrated. Bicameralism मतलब बाई मतलब टू होता है, ठीक है, जहां पे जो गवर्नमेंट है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है, और वो अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, तो इसी को हम फेडरल फीचर भी बोलते हैं, यूनिटरी नहीं बोलते हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन लेटर क्लासेस। आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, ये यूनिटरी फीचर है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बेसिकली यूनिटरी फीचर्स हैं ये, ठीक है। यूनिटरी क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा, इसके फीचर्स हम यहाँ पढ़े, मतलब एग्जांपल्स यहाँ पढ़े। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये भी क्या है, ये यूनिटरी फीचर है गवर्नमेंट का। कंट्रोल बाय सेंटर, ऐसे कंट्रोल कौन करता है, इन सबको कंट्रोल करता है आपका सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और आर्टिकल 312 के बारे में बताते हैं, तो इतना डीप आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। कुछ पॉइंट रहेगा उसे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल। तो इंडिया हैज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses a strong state। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट स्ट्रांग होती है, ठीक है। और इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता भी है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म की, तो इंडिया को रन करता है पार्लियामेंट, इंडिया के लॉज बनाता है पार्लियामेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे कहलाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। हमारा अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लोग पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा क्या है बेटा, पूरा का पूरा क्या है, रन कैसे करता है बताइए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, बताएं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो रन कैसे करता है, पार्लियामेंट के थ्रू। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमने इसको कहीं ना कहीं से बोरो किया। तो बोरोइंग्स हमारी जो है हमने कॉपी करा बेसिकली, पूरी तरीके से नहीं, इंडिया के सिनेरियोस, इंडिया की सोसाइटी के हिसाब से हमने इससे कॉपी करा है।
और ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला जो पोर्शन है वो यूके से लिया गया है। ऐसे हमने रशिया से भी कुछ ना कुछ लिया, ऐसे हमने जर्मनी से भी कुछ लिया, ऐसे हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है, ऐसे ही हमने चाइना से, जापान से, चाइना से लिया। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, चाइना से लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, जापान से तो लिया हमने। तो आपके लिए अनदर क्वेश्चन फॉर टुमारो कि जब आप क्लास में आए मेरी क्लास देख के तो आप मुझे बताएं कि क्या हमने चाइना से भी कुछ कॉपी किया है। इतनी प्रॉब्लम आ गई, चाइना से भी कॉपी किया, बताइएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी आर बैग, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। एसेंशियल फीचर है ये, मतलब जो अगर हम फीचर जब पढ़ते हैं तो मेन फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव क्या है, उसको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर को, कुछ भी अगर कर पड़ता है। तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री, लेकिन दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि दुनिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है बेसिकली, तीसरी तो मोनार्की होती है, ठीक है। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री जो कि इंडिया और यूके फॉलो करता है, क्योंकि यूके से हमने कॉपी किया, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। और जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दूसरी तरीके की होती है वो प्रेसिडेंशियल होती हैं, जो कि फिलहाल यूएसए में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट पावरफुल है और यूएसए में प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। इंडिया में प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है, एंड सो एज इन यूएसए। बट इंडिया में वो सेम पावर्स प्रेसिडेंट को नहीं दी गई हैं, एक्सेप्ट 1 or 2 पावर्स लाइक इमरजेंसी पावर। तो इस तरह की कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास है इंडिया में भी, जो वो एंजॉय करता है, ठीक है। तो हम लोग एंड करते हैं अपनी क्लास और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो बस क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के फ्री लेक्चर्स आपके साथ लाते रहें। और जो 2-3 क्वेश्चन मैंने करे उसका जवाब मुझे कमेंट्स में देना है आफ्टर दिस लाइव क्लासेज हो। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको मुझे बताना है कि क्या करंट लीगल जीके या किसी टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आता है उस पर कोई वीडियो या पीपीटी बनाई जाए आपके लिए, तो वो आपको कमेंट्स में टॉपिक्स एंड चीज़ें डालनी है। उसके लिए हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। और एनएसएससी क्लासेस अलीगढ़ को नहीं भूलना है, हम आपके लिए ऐसे ही फ्री लेक्चर्स और भी लाते रहेंगे। एग्जाम से पहले, रिलेवेंट एमयू के एग्जाम से पहले और अदर एग्जाम से पहले हम आपके लिए एमसीक्यू, डीपीटी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे। और डोंट फॉरगेट कि हम स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं, जिसके थ्रू आप 100% तक, हर कोर्स में 3 बच्चे 100% तक डिस्काउंट ले सकते हैं अपनी फीस पे। बस आपको एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे, फॉर्म भरना होगा, उसकी फीस देनी होगी, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं ले जाएगा इफ़ यू आर इन टॉप 3। उसके बाद भी जो लोग हैं मायूस ना हो, अगले 5 बच्चों को हम 50% अपनी एक्चुअल फीस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसके बाद जो बच्चे 10 बच्चे हम टोटल 18 इनटेक करेंगे हर बैच में, तो जो बाकी जो 10 बच्चे बचे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम देंगे 30% तक का डिस्काउंट एक्चुअल फीस पे। तो क्या एक्चुअल फीस है और कहाँ हैं हम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रेजेंट हैं। आपको बस यहाँ पे हमारे ऑफिस पे विजिट करना है, जो कि अलीगढ़ में जो लोग हैं वो ईजिली आ सकते हैं, पनमली कोठी, ठीक है। एनएलसीसी क्लासेस आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। और बेस्ट टू बेस्ट स्टडी, बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी से पढ़िए, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट नोट्स लीजिए। और उसके अलावा क्या है, अच्छे से पढ़िए बस। बाकी आप जहाँ से पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन कहीं से भी लीजिए वो अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।